प्रश्न। शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। कौन सा दृष्टिकोण आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है? उत्तर। यथार्थवाद एक व्यापक प्रतिमान है और 1979 में पेश किए गए केनेथ वाल्ट्ज के संरचनात्मक यथार्थवाद के माध्यम से हान के मॉर्गेनथाउ द्वारा स्थापित शास्त्रीय यथार्थवाद से भिन्न होता है। उनके मूल यथार्थवादी सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। दुनिया का वर्णन जैसी है वैसा नहीं, यह होना चाहिए। कई सिद्धांतकार शास्त्रीय यथार्थवाद और संरचनात्मक यथार्थवाद को दो अलग अलग सिद्धांतों के रूप में देखते हैं, जैसा कि नुडेरिक जोर्गनसन का दावा है कि संरचनात्मक यथार्थवाद को शास्त्रीय यथार्थवादी सिद्धांत के साथ एक महत्वपूर्ण अलगाव के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा कीथ शिमको वाल्ट्ज के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मौलिक रूप से भिन्न अवधारणा के रूप में देखते हैं। इस निबंध में मैं दो प्रतिमानों के बीच मुख्य अंतरों को उजागर करूंगा और वाल्ट्ज के इस दावे का भी खंडन करूंगा कि उनका सिद्धांत कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों की व्याख्या करने में सक्षम है। हालांकि यह निस्संदेह अभी भी कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम है। संरचनात्मक यथार्थवाद सभी या यहाँ तक बहुमत की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। इसके विपरीत कारकों की व्यापक श्रेणी पर विचार करने के आधार पर शास्त्रीय यथार्थवाद कई समकालीन घटनाओं की व्याख्या कर सकता है। हालांकि जैसा कि मैं दिखाऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने के लिए एक सिद्धांत का उपयोग पर्याप्त नहीं है और इसके परिणामस्वरूप हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी जटिलताओं को समझने के लिए कई दृष्टिकोण आवश्यक हैं। राज्य की केंद्रीयता को बनाए रखते हुए संरचनात्मक यथार्थवाद ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के भीतर सत्ता की राजनीति के तर्क की पुष्टि की जिसमें राज्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अधिकार की कमी थी। इसे अराजक संरचना कहा गया। जिस हद तक आप शास्त्रीय या संरचनात्मक यथार्थवाद को महत्व देते हैं वह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी सिद्धांत को कैसे परिभाषित करते हैं। वाल्ट्ज का मानना कि सिद्धांत नियमों की व्याख्या करने वाले कथन हैं। सिद्धांतों के निर्माण में हमें दूसरों के ऊपर कुछ कारकों के महत्व को पहचानना चाहिए और प्रोपेलिंग सिद्धांत को अलग करना चाहिए, भले ही अन्य सिद्धांत संचालित हों। इस प्रकार वाल्ट्ज का दावा है कि संरचनात्मक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हर पहलू की व्याख्या नहीं कर सकता है, यह कुछ महत्वपूर्ण चीजों की व्याख्या करता है। चाहे हम संरचनात्मक यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की व्याख्या करने में सफल मानते हैं या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि क्या हम इसे वर्तमान मामलों के विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में उपयुक्त मानते हैं। हालांकि सीमाएं मौजूद हैं, फिर भी संरचनात्मक दृष्टिकोण में वैश्विक स्तर पर बातचीत के भीतर राज्य की प्रमुखता के संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के निरंतर दुरुपयोग और हेरफेर के संबंध में बहुत अधिक व्याख्यात्मक शक्ति है। तथ्य यह है कि ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसका मतलब है कि संरचनात्मक यथार्थवाद वर्तमान मामलों के कम से कम एक महत्वपूर्ण पहलू का विश्लेषण करने में एक उपयोगी उपकरण है और इस प्रकार इसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग यह तर्क देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का संस्थागतकरण वाल्ट्ज के अराजकता के दावे को रद्द कर देता है, यह मामला नहीं है। सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को झुकना और तोड़ना जारी रखते हैं। हालांकि कुछ तर्क देते हैं कि राज्य कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। तथ्य यह है कि जब नियमों के उल्लंघन होते हैं तो आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के लिए गंभीर प्रभाव डालते हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद संरचनात्मक यथार्थवाद की अपनी सीमाएं हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से यह युद्धों, विदेशी हस्तक्षेप या राज्यों के बीच बदलते संबंधों की व्याख्या में असंबद्ध साबित हुआ है। शास्त्रीय यथार्थवाद के विपरीत वाल्ट्ज की विचारधारा घरेलू कारकों, गैर राज्य अभिनेताओं और अन्योन्याश्रय की जटिलताओं को ध्यान में रखने में विफलता वर्तमान मामलों का पूरी तरह से विश्लेषण करने की इसकी क्षमता को सीमित करती है।
हालांकि अभी भी प्रासंगिक है, यह अपने दम पर इस्तेमाल करने के लिए बहुत सरल है। नतीजतन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते समय संरचनात्मक यथार्थवाद को बहुलवादी दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शास्त्रीय और संरचनात्मक यथार्थवाद के बीच अंतर। दो सिद्धांतों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर राज्य व्यवहार के निर्धारक हैं। हालांकि कुछ सिद्धांतकारों का मानना कि शास्त्रीय यथार्थवाद में मानव प्रकृति के महत्व की उपेक्षा की गई है, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यह उन कई कारकों में से एक था जो शास्त्रीय यथार्थवादियों ने राज्य के व्यवहार को निर्धारित करने के लिए रखा था। सभी यथार्थवादियों के लिए राजनीतिक जीवन में सत्ता के लिए संघर्ष मुख्य प्रेरक है, जैसा कि मोर्गेनथाउ ने लिखा है कि शक्ति की इच्छा असीमित थी। हालांकि मोर्गेनथाउ ने राष्ट्रवाद विचारधाराओं, विभिन्न रूपों में साम्राज्यवाद के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। घरेलू सरकार के कूटनीतिक कौशल और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय समर्थन। इस प्रकार मोर्गेनथाउ ने राज्य के व्यवहार पर प्रभावों की बहुलता को पहचाना, जिसके लिए वाल्स अत्यधिक आलोचनात्मक है। हालांकि वाल्स ने सत्ता की राजनीति और राज्य की केंद्रीयता के महत्व को बनाए रखा। उन्होंने राज्यों के व्यवहारों को तय करने में एकमात्र कारक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की स्वयं सहायता प्रकृति को जिम्मेदार ठहराते हुए घरेलू क्षेत्र की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया। मोर्गेनथाउ के लिए हालांकि अराजकता राज्यों को प्रमुख शक्ति हासिल करने की कोशिश करने से नहीं रोक सकती थी, अराजकता एक अनुमति देने वाली शक्ति थी, न कि कारण। संरचनात्मक दृष्टिकोण की ताकत। विश्व सरकार की कमी का अर्थ है कि राज्य ऐसे तरीकों से कार्य करना जारी रखते हैं जो उनके अपने हितों की रक्षा करते हैं, क्योंकि यह उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। एलेक्स बेलामी ने वर्तमान मामलों की भारी विशेषताओं को सटीक रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य द्वारा भारी शक्ति का प्रदर्शन, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा के उपयोग की दृढ़ता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानदंडों और नियमों की प्रतीत होने वाली अक्षमता पर प्रकाश डाला। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अभिनेताओं को विवश करने के लिए जस्टिन मॉरिस जैसे कई अंग्रेजी स्कूल सिद्धांतकारों के दावों के बावजूद कि सबसे शक्तिशाली राज्य भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कार्य करना पसंद करते हैं और इस तरह उनके व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा जांच में रखा जाता है, यह महज मामला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मामले में वर्तमान घटनाएं वाल्स के इस दावे को सही ठहराती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक प्रकृति प्रमुख शक्तियों को अपने हितों को आगे बढ़ाने का कारण बनती है। यदि और जब प्रमुख शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्य करती हैं, तो यह बड़े हिस्से में इस तथ्य के कारण होता है कि वे प्रमुख शक्तियों के रूप में आमतौर पर उस कानून के निर्माण में शामिल थे और फलस्वरूप लाभ के लिए खड़े होते हैं। इस प्रकार यह उनके सर्वोत्तम रूप में है, इसका पालन करने में उन्हें रुचि है। जब एक महान शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं के भीतर कार्य करती है, तो यह केवल उन सीमाओं के भीतर कार्य कर रही है जो इसे बनाने में मदद करती हैं और इस प्रकार स्वयं के हितों की सेवा करती हैं। इसके अलावा कई महान शक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ चयनात्मक जुड़ाव है। भागीदारी तभी होती है जब इसे राष्ट्रीय हित के अनुकूल माना जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने उरुग्वे दौर के प्रस्तावों का समर्थन किया क्योंकि इससे अमेरिका की तुलना में विदेशों में टैरिफ कम करके अमेरिकी निर्यात में वृद्धि होगी। हालांकि उन्होंने बारूदी सुरंगों के उपयोग के संबंध में ओटावा संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी सुरक्षा हितों से अलग होने के रूप में माना जाता है। अराजक व्यवस्था में निहित अन्य राज्यों के इरादों के बारे में अनिश्चितता के कारण, जिसे जॉन हर्ज उपयुक्त रूप से सुरक्षा दुविधा कहते हैं, शक्तिशाली राज्य भी अन्य देशों की नीतियों और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रवर्तन का उपयोग करते हैं। राज्य स्कॉट परमाणु अप्रसार संधि को अमेरिका के एक उदाहरण के रूप में उजागर करता है और मौजूदा परमाणु शक्तियां अपने स्वयं के पक्ष में भारी वजन वाले समझौतों पर बातचीत करती हैं और इस तरह अपनी श्रेष्ठ सैन्य क्षमताओं को बनाए रखती हैं। संरचनात्मक यथार्थवाद के आलोचकों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में राज्यों की भागीदारी सिद्धांत को गलत साबित करती है, क्योंकि यह राज्यों के बीच बनाए जा सकने वाले सकारात्मक संबंधों को पहचानने में विफल रहता है।
वाल्स उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन के निरंतर अस्तित्व और विस्तार को संदर्भित करता है। इसके मूल उद्देश्य से परे यह उजागर करने के लिए कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रीय उद्देश्यों के अधीनस्थ बन गए हैं। इसी तरह यूरोपीय संघ ईयू में ब्रिटेन की भागीदारी विशुद्ध रूप से लाभकारी सीमा तक राज्य की भागीदारी का एक और उदाहरण है। यूरोपीय संघ का एक प्रमुख सदस्य होने के बावजूद ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होने के अपने निर्णय को इस तथ्य पर आधारित किया कि इसे राष्ट्रों के आर्थिक हित में नहीं समझा गया। यह आगे इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सबसे शक्तिशाली राज्य अपनी शक्ति के संरक्षण के लिए अनुकूल तरीके से कार्य कर सकते हैं और करते हैं। क्या संरचना बड़ी महत्वपूर्ण चीजों की पर्याप्त व्याख्या करती है? हालांकि जबकि अराजकता अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेरफेर की व्याख्या करने में सक्षम हो सकती है, जैसा कि जैक डोनेली कहते हैं, संरचनाएं यंत्रवत रूप से निर्धारित परिणाम नहीं देती हैं। शास्त्रीय यथार्थवाद के विशुद्ध रूप से राजनीतिक सैन्य संबंधों के क्षेत्र में न लौटना महत्वपूर्ण है। वर्तमान मामलों का सटीक विश्लेषण करने के लिए हमें एक नव शास्त्रीय दृष्टिकोण पर विचार करने की आवश्यकता है जो राज्य के व्यवहार में पैटर्न की जांच करता है और विचार करता है अन्य गैर संरचनात्मक शक्तियों की भूमिका इस प्रकार समझ की अधिक गहराई प्रदान करती है। इसके अलावा हमें अन्य कभी कभी विरोधाभासी सिद्धांतों की खूबियों पर भी विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक स्वयं सहायता प्रणाली के कारण उत्पन्न भय और अविश्वास अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के उल्लंघन के औचित्य में तब्दील हो जाता है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हित अक्सर आत्मरक्षा के बयानबाजी में छिपे होते हैं। सन 2007 में संदिग्ध सीरियाई परमाणु सुविधाओं पर इजरायल की बमबारी स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था। हालांकि इजरायल ने अपनी कार्रवाई के लिए कोई कानूनी औचित्य प्रदान करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कई लोगों ने 1981 में इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई की तुलना की है, जिसे प्रत्याशित आत्मरक्षा के अधिकार के रूप में उचित ठहराया गया था। यह स्पष्ट है कि इजरायल ने धारणा का इस्तेमाल किया हमले के फैसले के औचित्य के रूप में संभावित सीरियाई आक्रमण। नतीजतन यह हमें इस बात पर प्रकाश डालते हुए संरचनात्मक यथार्थवाद की कमियों में से एक की ओर ले जाता है कि यद्यपि एक अराजक संरचना मौजूद है जो राज्यों को अन्य शक्तियों के उदय पर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करती है, हमें राज्यों में परिवर्तनों को पूरी तरह से समझने के लिए एक दूसरे के व्यवहार की धारणाओं पर भी विचार करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, जैसा कि अलेक्जेंडर वैंडेट का दावा है कि अराजकता वह है जो राज्य इसे बनाते हैं। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संबंध रणनीति हैं, जैसा कि मिलनर का दावा है कि यह संचार और सूचना के मुद्दों और इस प्रकार धारणाओं पर ध्यान आकर्षित करता है। अराजकता के प्रभाव की समझ के साथ संयुक्त धारणाओं पर विचार राज्यों के व्यवहार की गहरी समझ पैदा करता है। मिश्रित प्रेरणाएं। इसके अलावा हालांकि 2003 में इराक पर आक्रमण को अराजक व्यवस्था के एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके कारण शक्तिशाली राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं, संरचनात्मक यथार्थवाद उन विभिन्न कारकों की व्याख्या नहीं करता है जिनके कारण आक्रमण करने की आवश्यकता हुई और बाद में युद्ध हुआ। कई मामलों में युद्ध की प्रेरणा प्रणाली स्तर से कहीं अधिक गहरी होती है। जैसा कि माइकल बायर्स का तर्क है कि जब राज्य एक तरफा या बहुपक्षीय कार्रवाई पर विचार करते हैं, तो राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दबाव के विभिन्न रूपों को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सहन करने के लिए लाया जा सकता है। सन 2003 का आक्रमण एक आदर्शवादी अमेरिकी विदेश नीति का परिणाम था, जो एक यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझ में नहीं आता है। हालांकि शास्त्रीय यथार्थवाद संरचनात्मक यथार्थवाद की तुलना में इस तरह की घटना का विश्लेषण करने में बहुत आगे जाता है, क्योंकि यह कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखता है। मोर्गेनथाउ ने विचारधारा और राष्ट्रवाद के महत्व को पहचाना, जो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की बयानबाजी के प्रमुख विषय हैं। उन्होंने दावा किया कि राजनीति अपनी प्रकृति से अभिनेता को विचारधाराओं का उपयोग करने के लिए उसके तत्काल लक्ष्य को छिपाने के लिए मजबूर करती है। इसी तरह राष्ट्रवाद के प्रभाव पर विचार किए बिना राज्य के व्यवहार का विश्लेषण असंभव है, विशेष रूप से यह प्रभुत्व में है।
मोर्गेनथाउ ने स्वीकार किया कि सार्वभौमिक राष्ट्रवाद ने राज्यों को अन्य सभी राष्ट्रों पर अपने स्वयं के मूल्यों और कार्रवाई के मानकों को लागू करने के अधिकार का दावा करने में सक्षम बनाया। इस प्रकार संरचनात्मक यथार्थवाद की अनुमति की तुलना में कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार किए बिना युद्ध के लिए प्रेरणाओं को पूरी तरह से समझना असंभव है। इसके अतिरिक्त वाल्स का दावा करने वाले एकल कारण और प्रभाव की तुलना में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बहुत अधिक जटिल है। यह मानना है कि राज्य हमेशा बिना किसी बाधा के कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। अन्योन्याश्रित प्रणाली के भीतर आदान प्रदान, जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, मिश्रित प्रेरक खेल है। संरचनात्मक यथार्थवादी यूरोपीय संघ के उदय को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं और राज्य के व्यवहार पर यूरोपीय एकीकरण और शासन की गतिशीलता को कम करके आंका। उदाहरण के लिए, रूस और चीन द्वारा हाल ही में सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित हस्तक्षेप के संबंध में वीटो शक्ति का उपयोग, जिसे अमेरिका आगे बढ़ाना चाहता था, को राज्य के व्यवहार पर बाधाओं में से एक के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संरचनात्मक यथार्थवाद विश्व राजनीति के प्रमुख क्षेत्रों में से एक की राजनीति और अर्थशास्त्र का पर्याप्त विश्लेषण करने में असमर्थ है। जैसा कि हेलेन मिल्नर का तर्क है, राज्यों के व्यवहार पर परस्पर निर्भरता के प्रभाव को कम से कम अराजकता पर समान रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इसी तरह, जबकि अमेरिकी विदेश नीति के ब्रिटेन के समर्थन को पूर्व संतुलन के रूप में देखना संभव है, जो संरचनात्मक यथार्थवादी सिद्धांत की पुष्टि करता प्रतीत होता है कि राज्य स्वयं को बचाने के लिए अधिक शक्तिशाली राज्यों के साथ जुड़ते हैं। विशुद्ध रूप से संरचनात्मक विश्लेषण विदेशी हस्तक्षेप या राज्य के व्यवहार में बदलाव जैसे मुद्दों की व्याख्या नहीं कर सकता है। इन दोनों को समझने के लिए हमें आर्थिक कारकों की शक्ति पर विचार करना चाहिए। इस वर्ष के अरब वसंत के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया जैसे तेल समृद्ध देशों में हस्तक्षेप करना चुना, फिर भी सीरिया की सहायता करने में विफल रहा। यह सुझाव देना संभव है कि यदि सीरिया के पास लीबिया का कच्चा माल होता, तो चीन और रूस दोनों हस्तक्षेप करने के लिए अधिक इच्छुक होते और इसलिए लूट में हिस्सा लेते, क्योंकि फ्रांस ने लीबिया के मामले को निष्पक्ष और तार्किक देखा। इसके अलावा अकेले संरचना ब्रिटेन और लीबिया के बीच बदलते संबंधों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है और अधिक विशेष रूप से कैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधि का एक पूर्व प्रायोजक 20 साल से भी कम समय बाद परमाणु अप्रसार का पोस्टर बॉय बन गया। इस तरह की व्याख्या अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों को उठाने और अधिक विवादास्पद रूप से अब्देल बासित अली अल मगराही की रिहाई सहित कैदी हस्तांतरण समझौतों पर विचार करने में विफल होगी। यह इस तथ्य की भी अनदेखी करेगा कि इस तरह के हस्तांतरण ब्रिटिश कंपनियों के अनुकूल तेल अन्वेषण संधियों पर हस्ताक्षर करने के बदले में आयोजित किए गए थे। इस प्रकार, जबकि ये घटनाएं समग्र रूप से यथार्थवाद के सत्ता राजनीति आयाम के भीतर फिट होती हैं, ऐसे परिवर्तनों की जटिलताओं को अकेले संरचनात्मक यथार्थवाद द्वारा हिसाब में नहीं लिया जा सकता है। इस तथ्य पर बल देते हुए कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करते समय बहुत व्यापक दायरे पर विचार करना चाहिए। निष्कर्ष निकालने के लिए अपने सिद्धांत में वाल्स के विश्वास के बावजूद यह अब बड़ी महत्वपूर्ण चीजों की व्याख्या नहीं करता है। डन और शमिट का तर्क है कि चीन, ब्राजील और भारत के उदय के साथ राज्यों को जीवित रहने के लिए वास्तव में अधिक यथार्थवादी बनना होगा। यह संभावना है कि यह एक संरचनात्मक के विपरीत एक नव शास्त्रीय यथार्थवादी रूप में होगा। जबकि संरचनात्मक यथार्थवाद कुछ संस्थानों के प्रति राज्यों के व्यवहार का विश्लेषण करने में उपयोगी है, यह अन्य प्रमुख घटनाओं की व्याख्या करने के लिए हमेशा सुसज्जित नहीं होता है। राष्ट्रीय हित तेजी से जटिल होता जा रहा है और राज्यों को कार्रवाई के उचित तरीके पर निर्णय लेने पर विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना पड़ रहा है। जब तक राज्य स्तर से ऊपर प्राधिकरण का कोई प्रभावी साधन नहीं होगा, तब तक राज्य स्वरुचिपूर्ण तरीके से कार्य करना जारी रखेंगे। इस प्रकार संरचनात्मक यथार्थवाद एक मूल्यवान दृष्टिकोण बना रहेगा। हालांकि इसका उपयोग अकेले या राज्य के व्यवहार के एकमात्र निर्धारक के रूप में नहीं किया जा सकता है। यद्यपि विभिन्न प्रकार के कारकों को शामिल करने और विशुद्ध रूप से संरचनात्मक
व्याख्या से दूर किए जाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए स्टीफन वॉल्ट की खतरे का संतुलन अवधारणा। यथार्थवाद के जीवित रहने के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों को हमें अपने शोध में शामिल करना चाहिए उनमें धर्म और संस्कृति शामिल है। इस तरह के अध्ययन इस बात पर जोर देंगे कि राष्ट्रों के बीच बातचीत में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कारक कैसे काम करते हैं। इस प्रकार विशुद्ध रूप से प्रणाली स्तर का विश्लेषण पूरी तस्वीर देखता है। यह कहना उचित है कि कोई भी सिद्धांत विश्व इतिहास में प्रत्येक घटना की व्याख्या नहीं कर सकता है। फलस्वरूप हमें समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सटीक विश्लेषण करने के लिए संरचनात्मक और शास्त्रीय यथार्थवाद दोनों को सिद्धांतों की बहुलता में शामिल करना चाहिए। भविष्य में और वैश्वीकरण द्वारा लाए गए संभावित बढ़े हुए परिवर्तनों के कारण जब तक संरचनात्मक यथार्थवाद पूरी तरह से संरचना पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तब तक एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में इसकी उपयोगिता पूरी तरह से गायब हो जाएगी। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.